आज इस सेशन में जो है हम सबसे पहले वोकैब पढ़ेंगे। वोकैब के बाद जो है ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर के बाद जो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा वो होगा लिटरेचर का। लिटरेचर में राइटर राइटर अभी तक हम लोग जो है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। जिस तरह से क्रोनोलॉजी हिस्ट्री में दी हुई है उसमें हम लोगों ने मिडिल एज को कवर किया था। मिडिल एज में जो है जॉफरी चौसर को हम लोगों ने पढ़ा अब तक के, और आगे की जो एज है रेनेसा पीरियड की, उसमें एलिजाबेथन एज के बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, जो कि हमारे टीजीटी, टीजीटी, जीआईसी और एलटी में भी उनके कुछ निश्चित वर्क जो है प्रेस्क्राइब्ड है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर है जो हम पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करेंगे उनको। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग वोकैब के साथ। प्रियंसी मैम, काइंडली प्रोसीड। Thank you so much, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Yes, I'm perfectly audible. I love you. Yes, Yes, ma'am. Audible. Good evening, ma'am. देखो, वेरी गुड इवनिंग सर। इससे पहले हम लोग कर रहे थे, यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। इससे पहले हम लोग कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। हमारी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? जी मैम, Yes, ma'am. Clear. ओके, इससे पहले हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर रहे थे, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रेजल वर्ब करेंगे, जो मोस्टली लोगों के लिए बड़ा परेशानी का सबब हो जाता है। लोग बहुत परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद उस पर हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्रेजल वर्ब, यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। इस फ्रेजल वर्ब की खासियत ये है कि आपको हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन विद सेंटेंस मिलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, सॉरी, पहला फ्रेजल वर्ब क्या है? अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर क्या होता है? किसी चीज का उत्तरदायी बनना या कारण बताना, मीन्स एक्सप्लेन द रीजन और आंसर फॉर। अगर हम इसको इंग्लिश में सेंटेंस बनाए तो कैसे होना बनेगा? आई कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। ठीक है, हम उसके अनयूजुअल बिहेवियर के लिए क्या नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, मीन्स अकाउंट फॉर। ओके, नाउ आस्क फॉर। आस्क फॉर क्या होता है? किसी चीज को पूछना, और क्या पूछना? हालचाल पूछना, ठीक है ना, मीन्स किसी के भले के लिए पूछना। आस्क अबाउट द वेलफेयर या इंक्वायर आफ्टर। अगर इसको सेंटेंस में देखे क्या हो जाएगा? आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी, ही आस्क्ड आफ्टर यू। आस्क आफ्टर, ठीक है, तो मतलब मैं आपके फ्रेंड से, आप मतलब आई मेट योर ब्रदर, आपके भाई से पार्टी में मिला, और ही आस्क्ड आफ्टर यू, आपका हालचाल पूछ रहा था। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर क्या होता है? आस्क आफ्टर होता है किसी चीज की मांग करना, वो भी कैसे? विनम्र भाव होके, रिक्वेस्ट करके, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर। आस्क फॉर मतलब बहुत ही अनुरोध करके जब हम कोई चीज मांगते हैं तो उसके लिए हम आस्क फॉर का यूज करते हैं। अगर इसको सेंटेंस में बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। वो किसके लिए अनुरोध कर रही थी? एक ग्लास पानी के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, बैक आउट। बैक आउट क्या होता है? जब हम किसी प्रॉमिस को ब्रेक कर देते हैं, वादा से मुकर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बैक आउट करना, मीन्स गो बैक ऑन या विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। सेंटेंस में कैसे हम लोग यूज करेंगे? ही एग्रीड टू हेल्प, उसने मदद के लिए वादा किया था, बट बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम क्षण में वो क्या किया? अपने वादे से को तोड़ दिया या मुकर गया। हमारी बात, हमारी वॉइस, हमारा स्क्रीन, सब कुछ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, ma'am. मैम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बी इन फार। ओके, बी इन फार मतलब होता है कुछ किसी के लिए बैड बोलना। ओके ना, अबाउट टू टेक प्लेस अनप्लीजेंट। ओके, क्या घटित होना, ठीक है ना, बुरा होना। ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स ही इज इन फॉर ट्रबल, अपने बुरे आदत की वजह से, ठीक है ना, बुरे आदत की वजह से वो मुसीबत में फंस सकता है या फंसता है। ही इज इन फॉर ट्रबल, ओके, फंसने वाला है।
नाउ बियर अवे, बियर अवे मीन्स होता है जीतना, ठीक है ना, प्राइज जीतना, ओके ना, जीतने के सेंस में है विन करना। सेंटेंस में देखते हैं, सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कंपटीशन। डांस कंपटीशन में सुहानी ने क्या किया, फर्स्ट प्राइज बोर अवे किया, मतलब जीत गई। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, बियर ऑन भी होता है, बियर अपॉन भी होता है, रिलेवेंट या बियरिंग ऑन। इसको क्या हो, इसको ऐसे समझते हैं कि मीन्स किसी चीज से संबंधित होना, बियर ऑन होना, संबंधित होना, प्रासंगिक होना, ठीक है ना। जैसे योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम, जो आपका ये रिमार्क्स आप दे रहे हैं, ये जो मेन प्रॉब्लम है उसके से संबंधित नहीं या उसके लिए प्रासंगिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बियर आउट। बियर आउट मीन्स क्या होता है, बियर आउट मतलब होता है किसी तर्क का समर्थन करना, मीन्स सपोर्ट द आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट हो रहा है उसको आप क्या करेंगे, समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, कोरोबरेट करना। आई एम श्योर माई क्लासमेट्स विल बियर आउट, मैं आश्वस्त हूँ कि जो मेरे क्लासमेट है वो मुझे क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, विल बियर आउट करेंगे। ओके, माई स्टेटमेंट, बियर आउट माई स्टेटमेंट, मेरे कथन को सपोर्ट करेंगे, तो बियर आउट क्या हो जाएगा, सपोर्ट द आर्गुमेंट। नेक्स्ट आता है बियर विद। बियर विद क्या होता है, बियर विद होता है धैर्य बनाए रखना, ठीक है ना। देखते ही क्या हो जाएगा, टू शो पेशेंस, धैर्य बना के रखना, कोऑपरेट इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी, suffered by the company, the shareholders were requested to bear with, मीन्स कंपनी के लॉस की वजह से उनसे अपील किया गया, उनसे अनुरोध किया गया, कृपया शेयर होल्डर्स जो हैं वो धैर्य बनाए रखें। क्या हो जाएगा, bear with, पेशेंस बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना। ब्लो आउट, एक्सटिंग्यूश करना, बुझाना होता है, देख लेते हैं, द कैंडल ब्लू आउट एज द गस्ट विंड केम इन, मीन्स समझ ही सकते हैं, जैसे ही हवा का झोंका आया मोमबत्ती क्या हुई, बुझ गई, क्या हो गई, ब्लो आउट हो गई, क्या हो गई, ब्लो आउट हो गई। ओके, अकॉर्डिंग टू टेंस। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लो ओवर। ब्लो ओवर में क्या हो जाएगा, पास ऑफ विदाउट हार्म या कम टू एन एंड। ब्लो ओवर का क्या हो जाएगा, मीन्स बिना हानि के कोई चीज जब समाप्त हो जाता है उसको बोलते हैं ब्लो ओवर हो गया। ओके, जब बिना हानि के, पास ऑफ विदाउट हार्म, बिना हानि के जब कोई चीज गुजर जाता है तो उसको बोलते हैं कि ब्लो ओवर हो गया। जैसे डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, आप चिंता ना करें, जो संकट है, संकट की जो संभावना है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गुजर जाएगा, बिना हानि पहुंचाए, ब्लो ओवर हो जाएगा। ब्लो अप, एक्सप्लोड करना, स्टार्ट सडनली। ओके, क्या है ब्लो अप, ब्लो अप मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज का जो कोई काम है ना, काम का बंद हो जाना, नहीं नहीं, ब्लो अप, ब्लो अप मतलब होता है धमाका, एक्सप्लोड करना, स्टार्ट सडनली, जैसे धमाके के सेंस में है। जैसे इसको सेंटेंस में देख लेते हैं, द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाईओवर, फ्लाईओवर को उड़ाने का जो दुश्मन की चाल थी, प्लान थी, वॉज फॉइल्ड बाय द, फेल्ड होना चाहिए फिलहाल, फेल्ड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, असफल कर दिया गया। जो ब्लो अप करने का उनका प्लान था एनिमी का, उसे क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया, असफल कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के दो अर्थ होते हैं, पहला क्या होता है, एक मशीन के सेंस में होता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉप फंक्शनिंग, अगर स्टॉप फंक्शनिंग के सेंस में होगा तो कोई भी मशीन हुआ, कोई भी वाहन हुआ, मतलब किसी भी नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है, उसका सडनली बंद हो जाना, उसका काम करना बंद होना। और अगर ब्रेकडाउन किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है तो इमोशनली जो कोलैप्स हो जाना, समझ रहे हैं, मतलब टूट जाना, उसके सेंस में है। अगर हम इसके सेंस में देखें, मशीन के सेंस में, तो कैसे हो जाएगा, द बस ब्रोक डाउन इन द वे सो आई कुड नॉट रीच द स्टेशन टाइमली, जो बस था ब्रोक डाउन हो गया, मतलब बंद हो गया, इसकी वजह से हम स्टेशन पे समय से नहीं पहुंच पाए।
और अगर हम ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग देखें तो व्हाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रोक डाउन, वो टूट गई। ठीक है ना, यहाँ पे पर्सन के सेंस में है, तो ब्रेक डाउन के दो सेंस में आएंगे, पहला मशीन के सेंस में, नॉन लिविंग थिंग्स के सेंस में, और दूसरा क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स या ह्यूमन बीइंग के सेंस में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू कई बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। क्या होता है, इंटर बाय फोर्स, जब हम कहीं जबरदस्ती घुस जाते हैं। जबरदस्ती कौन घुसेगा, जो अच्छे पर्सन नहीं होंगे ना। द रॉबर्ट्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जो रॉबर्ट्स थे जबरदस्ती घुस गए घर में। ठीक है, 15 ही हम लोग करेंगे। ठीक है, लास्ट वर्ड, क्योंकि देखिए हम उतना ही करें जितना हम लोग चीवन डाइजेस्ट कर सकें। क्यों, आर यू एग्री विथ मी, बताएं। 15 यस ही मैम, रखा जी जाएगा। मैम, जी जी मैम। हाँ मैम। जी, हाँ, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जब माइंड में हमारे स्टेबल ना हो पाए कोई चीज। ठीक है, जी मैम। देख, हाँ जी, देखते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ क्या होता है, कम टू एन एंड या अनसक्सेसफुली। ओके, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का क्या हो जाएगा, जब कोई चीज समाप्त हो जाता है। जैसे देखते हैं द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ, जो उनके बीच में बातें हो रही थी, वार्ता हो रहा था, शांति वार्ता हो रहा था, वो समाप्त हो गया, मीन्स खत्म हो गया। ओके, अनसक्सेसफुली के सेंस में है, मतलब सक्सेसफुली समाप्त नहीं हो रहा है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने 15 आज फ्रेजल वर्ब कवर किए। किसी भी ऐसे वर्ड में आपको लग रहा है कि और आप लोग को समझना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे के सेशन के लिए लाल सर को इनवाइट करेंगे। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गुड Am I इवनिंग सर। perfectly audible? जी, very good evening. Once Good again, good evening, evening sir. to all of you. जी, Good very good evening. evening. Good evening, good evening. मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिखने लगा होगा। Yes, sir. जी, जी सर। थोड़ा सा आवाज़ में कुछ मोटापन हो सकता है, इस टाइम थोड़ा कुछ अनवेल है, तो आप लोग उसको एडजस्ट करिएगा। नहीं सर, बढ़िया, आपकी आवाज भी ठीक आ रही है गुरु जी। अच्छा, ठीक है, कुछ थोड़ा कोल्ड और फीवर की प्रॉब्लम थी, अनवेल हो गई। चलिए, हम लोग जो है कल हम लोगों ने फ्रेज देखा था, आज हम लोग जो है क्लास पर डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग जो हमारी 3 टाइप्स की क्लासेस आती हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लास। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखिए क्लास और फ्रेज में जो डिफरेंस है उसको समझ लेना पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्लास कल मैंने बताया था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक, जो कि किसी भी सेंटेंस में जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और वो किसी सेंटेंस में जब भी, चाहे एडवर्ब क्लास हो, चाहे नाउन क्लास हो, चाहे एडजेक्टिव क्लास हो, ठीक, वो उस वर्ड की तरह से, या एडवर्ब, जैसे सपोज करिए एडवर्ब क्लास है, तो एडवर्ब क्लास किस सेंटेंस में एडवर्ब की तरह से ही काम करता है। इसी तरह से एडवर्ब फ्रेज भी किस सेंटेंस में एडवर्ब की तरह से ही काम करता है। अंतर बस ये होता है क्लास और फ्रेज में कि जो क्लास होता है इसका एक अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, जबकि जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो भी होता है, लेकिन उसका फंक्शन सेम रहता है। तो हम लोग डिफिनीशन पर एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे ताकि वो चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। वंस अगेन आप लोग रिप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज़ को लेकर के, स्क्रीन को No लेकर के? problem, sir. No problem, sir. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी डिस्कस हुआ कि जो क्लास होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। और किसी सेंटेंस में हम लोग क्योंकि स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवर्ब क्लास, तो हम सबको प्रॉपरली पता है कि एडवर्ब जिस तरह से किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को, दूसरे एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इन द सेम वे जो पूरा क्लास हमारा होता है जिसका एक अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, वो एक एडवर्ब की तरह से ही फंक्शन करता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने फ्रेज में भी डिस्कस किया था। अंतर आई होप क्लियर हो गया होगा। हालांकि डिफिनीशन आप लोग चाहें तो स्क्रीन पे दिख रही है। एन एडवर्ब क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड दैट कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन,
and performs the function of an adverb, modifying the verb, adjective and other adverb, जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया। आगे देखते हैं, इट प्रोवाइड्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखिए इससे हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, अतिरिक्त एक जानकारी मिलती है। ठीक है, किस चीज़ की जानकारी मिलती है? अबाउट व्हेन, मतलब किसी चीज़ के बारे में कि कोई काम कब हुआ, ठीक है, कहाँ पर, वाई, रीजन, ठीक है, हाउ, या अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, ठीक है, या अंडर व्हाट कंडीशन समथिंग हैपन। इन चीज़ों को अगर एज अ कीवर्ड हम अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे तो आई होप ये चीज़ समझना और भी आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको अच्छे से समझ ले रहे हैं। देखिए व्हेन से स्टार्ट होना या वेयर से स्टार्ट होना या वाई से स्टार्ट होना केवल पार्टिकुलर किसी एडवर्ब की पहचान नहीं होती, क्योंकि ये वर्ड अगर वर्ड से ही केवल पकड़ेंगे तो ये वर्ड्स आपको दूसरे मतलब जो है एडजेक्टिव क्लास में भी मिल जाएंगे, ठीक है, नाउन क्लास में भी मिल जाएंगे, और नाउन क्लास में भी अगर व्हेन देख करके आप इसको एडवर्ब क्लास मार देंगे तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि ये कि मतलब इनसे स्टार्ट तो खैर क्लास आपका होगा, लेकिन आगे भी आपको ध्यान रखना है कि अंडर व्हाट कंडीशंस समथिंग हैपन, व्हेन से हम क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना है कि किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब में से किसी न किसी एक वर्ड को, ठीक है, एक चीज़ को मॉडिफाई करने का काम पूरी क्लास कर रही होगी। तो अभी हम लोग उसको अच्छे से समझ ले रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब यहाँ पर ये एक क्लास है, व्हेन इवनिंग केम। कैसे क्लास है? क्योंकि व्हेन यहाँ जो एडजेक्टिव क्लास हमारी होती है, एडवर्ब क्लास होती है, और जो नाउन क्लास होती है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई क्लासेस होती हैं। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम लोगों को पता है तो इजीली हम लोग इसको आसान पहचान सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, व्हेन तो एक कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, टाइम को डिनोट कर रहा है। साथ साथ में इवनिंग केम, इवनिंग एक नाउन है और केम यहाँ पर वर्ब है, मीन्स कि यहाँ पर सब्जेक्ट और अपना उसका प्रेडिकेट मिल रहा है। आसानी से हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन क्लास तो खैर व्हेन इवनिंग केम है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। मीन्स कि अगर हम क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन करें, ये बता रहा है कि उन्होंने आराम किया, ठीक है, कब आराम किया? जब शाम हो गई, ठीक। तो आराम करने वाली जो यहाँ पर रेस्टेड वर्ब यूज की गई है, इसके बारे में इलाबोरेट कर रहा है, इसके बारे में इसको मॉडिफाई करने का काम हमारी क्लास कर रही है। हेंस ये आपकी एडवर्ब क्लास हो जाएगी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड वेयर द डकैट्स वेयर अकस्टम्ड टू हाइड। ठीक, मतलब स्टोलन जो प्रॉपर्टी थी वो पाई गई थी कहाँ पर? जहाँ पर डकैत जो है इसको छिपाने में अभ्यस्त, मतलब छिपाने के अभ्यस्त थे, अर्थात जहाँ इसको छिपाया करते थे। अब फाउंड जो प्रॉपर्टी थी कहाँ फाउंड की गई थी? अब कहाँ के उत्तर में हमको मिल रहा है? जहाँ पर हमको, मतलब जहाँ पर डकैत इसको छिपाने के अभ्यस्त थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस फाउंड वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रही है ये क्लास पूरी। और क्लास क्यों है? चूंकि यहाँ पर वेयर कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है, मीन्स ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट हमको मिल रहा है, इसलिए एक और वर्ब को मॉडिफाई करने के नाते ये एडवर्ब क्लास हो गई। एडवर्ब क्लास जैसे कि अभी मैंने बताया, यही चीज़ को एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई है। द क्लास मॉडिफाई द वर्ब वाज फाउंड बाय द स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ द स्टूडेंट प्रॉपर्टी। इट फंक्शंस एज अ एडवर्ब बाय आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर। जब हम वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आखिर कहाँ पर वो चीज़ कही जा रही है जो कि वर्ब फाउंड को मॉडिफाई कर रही है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देख ले रहे हैं। अनलाइक अ फ्रेज एंड एडवर्ब क्लास इंक्लूड्स द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मैंने अभी पहले ही बताया कि जो चीज़ अभी मैंने कॉमनली बता दिया फ्रेज के बारे में, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है अलग अलग फ्रेज के रिगार्डिंग। कि अनलाइक अ फ्रेज मतलब फ्रेज से बिल्कुल अलग, ठीक है, भिन्न। जो एडवर्ब क्लास होती है इसमें भी अपना एडवर्ब क्लास जो होती है वो, इसमें इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, ठीक। मेकिंग इट्स more complex and capable conveying the complete idea within the sentence.
एडवर्ब क्लासेस often starts with subordinating conjunction। मैंने पहले ही भी डिस्कस में बता दिया है कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। ये कंजंक्शंस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कंजंक्शंस अलग अलग टाइप के जो है आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है। हालांकि इस सेक्शन को जब हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, डील करेंगे, तो वहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इन कंजंक्शंस में कुछ कंजंक्शंस ये हैं, व्हेन है, वेयर है, बिकॉज है, ठीक है, इफ है, आल्दो है, अनलेस है, एक्सेट्रा। इक्विवेलेंट एडवर्ब फ्रेजेस। अब कई बार ऐसा भी सेंटेंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि एडवर्ब फ्रेज से एडवर्ब क्लास को रिमूव करने के लिए कौन से वर्ड से, फिर कौन से फ्रेज से इस क्लास को जो है रिमूव करेंगे, या किस क्लास से किस एडवर्ब फ्रेज को हम रिमूव करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। क्लास और फ्रेज में अंतर पहले से क्लियर भी हो चुका है। एडवर्ब क्लास कैन ऑफन बी रिप्लेस्ड बाय द एडवर्ब फ्रेज। अभी एग्जाम्पल में भी हम लोग देख लेंगे। विच इज द सिंपलर ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम सबको पता है जो फ्रेज होता है उसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, लेकिन जो क्लास होगा उसका एक अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जैसे क्लास यहाँ पर दिया हुआ है, वेयर द डकैट्स वर अकस्टम्ड टू हाइड। अभी हम लोगों ने सेंटेंस जो देखा ये पूरा क्लास है, और अगर इसके अगर इक्विवेलेंट अगर हम इसको रिमूव करें और वहाँ पर फ्रेज का हमको यूज करना होता, तो इन डकैट्स हिडिंग प्लेस हमको लिखना होता, मतलब डकैतों के छिपने का या छिपाने का जो स्थान। ठीक है। एक चीज और भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा, जैसा कि कल पहले चर्चा हो भी चुकी है, कि जब भी फ्रेज होगा, पहली बात तो हम उसको ये भी देख लेंगे कि वहाँ पर इसका अपना सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट नहीं होता है। साथ साथ ये जो भी फ्रेज होगा वो अक्सर किसी न किसी प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, जैसे कि कल प्रीपोजिशन का भी डिस्कस हुआ था, तो इससे भी आप लोग आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, कंजक्शन न होकर के किसी न किसी प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा। आगे चलते हैं। वॉइस आ रही है प्रॉपरली आप लोगों को? जी Yes, sir. Yes, sir. ओके। एडजेक्टिव क्लास की अगर हम बात करते हैं, तो एडजेक्टिव क्लास भी उसी तरह से, जैसा मैंने पहचान इसकी पहले से बताई है अभी, कि एडजेक्टिव जो फ्रेज का जो फंक्शन रहता है या एडजेक्टिव का जो फंक्शन रहता है, इसी तरह से एडजेक्टिव क्लास का भी फंक्शन रहता है किसी भी सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में वो किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है, फंक्शन करता है, उसको हम एडजेक्टिव क्लास के नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात है, एडजेक्टिव अगर क्लास है तो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा वो, और किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, द अम्ब्रेला विच वाज ब्रोकन हैंडल इज माइन। अब यहाँ पर विच हैज ब्रोकन हैंडल, यहाँ पर जो विच हैज अ ब्रोकन हैंडल है, ये क्या है? ये एक क्लास है। ठीक है, क्योंकि विच के बाद में विच यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक, अब ब्रोकन विच हैज अ ब्रोकन हैंडल, और साथ साथ में अगर फ्रेज की बात आती तो किसी न किसी कंजक्शन से इसकी स्टार्टिंग होगी। क्लास जो डिस्क्राइब करता है, नाउन अम्ब्रेला को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक, जिसके बारे में बता रहा है कि अम्ब्रेला, लेकिन कैसा अम्ब्रेला? जिसका टूटा हुआ हैंडल है वो मेरा है। तो इस तरह से इस अम्ब्रेला चूंकि नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। नाउन के बारे में जो कुछ भी अगर कोई वर्ड अगर एक होता, सिंगल होता, तो वो एडजेक्टिव होता, और ये एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा, क्योंकि कंजक्शन से जुड़ करके एक उसका अपना सब्जेक्ट और अलग प्रेडिकेट है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरा एग्जांपल देख ले रहे हैं। आई मेट अ गर्ल हुज आईज वर ब्लू। ठीक, मैं एक लड़की से मिला जिसकी आंखें ब्लू थी। अब यहाँ पर हुज आईज वर ब्लू, ये चीज एक एडजेक्टिव क्लास है। किसके बारे में बता रहा है? किस नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है? इस गर्ल के बारे में बता रहा है, ठीक है, जिसकी आईज ब्लू थी। तो यहाँ पर ये गर्ल क्या है? एक नाउन है, और ये पूरा क्लास जो है इस गर्ल को, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एज एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एडजेक्टिव क्लास, जैसे कि अभी हम लोगों ने एडवर्ब क्लास में देखे थे। एडजेक्टिव क्लास को हम लोग आसानी से पहचान भी सकते हैं कि मेनली जो एडजेक्टिव क्लास होता है, तो ये हु, हुम, हुज, विच और दैट, ठीक है, इन्हीं कंजक्शन से आपको जुड़ा हुआ कनेक्ट मिलेगा। इससे भी आप लोग आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि ये आपका एडजेक्टिव क्लास है। एडजेक्टिव क्लास एसेंशियल इन द प्रोवाइड द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द डिस्टिंगाइज वन नाउन फ्रॉम अनदर, जैसा कि अभी चर्चा हो चुकी है। इसके इक्विवेलेंट फ्रेज का भी यूज होता है। एडजेक्टिव क्लास को रिमूव करके इसके इक्विवेलेंट फ्रेज का भी यूज किया जाता है। जैसे एडजेक्टिव क्लास कैन समटाइम्स बी रिप्लेस्ड विद एडजेक्टिव फ्रेजेस। फॉर एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे
whose eyes were blue। अभी हम लोगों ने सेंटेंस देखा जिसमें था I met a girl whose eyes were blue। अब ये तो खैर whose eyes were blue ये हमारा एडजेक्टिव क्लास था, लेकिन अगर फ्रेज को हम यहाँ पर लगाएंगे तो विद ब्लू आइज, ठीक है, इसके स्थान पर रिप्लेस करके विद ब्लू आइज हमारा हो जाएगा फ्रेज। क्योंकि विद ये एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और इसका अपना कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी नहीं है, तो इजिली आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा क्लास आज का नाउन क्लास। नाउन का जो प्रॉपरली फंक्शन रहता है, ये नाउन फ्रेज का जो फंक्शन रहता है जस्ट लाइक अ नाउन ही रहता है। इन द सेम वे नाउन क्लास का भी हमारा फंक्शन एज अ नाउन ही रहता है। बस एक जैसा ये चीज़ सभी पे लागू होती है, चूंकि क्लास है तो इस चीज़ हमको ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन कि इसका एक अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। जस्ट लाइक अ नाउन यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में फंक्शन करता हुआ आपको मिलेगा। नाउन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लें। जैसे नाउन का वर्क क्या रहता है, किसी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ठीक है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आ सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन करके किसी सेंटेंस में आ सकता है। तो इसका फंक्शन जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद ही हो, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट के मतलब जो है किसी भी वर्ब के बाद एज ए ऑब्जेक्ट अगर आ गया है तो वहाँ पर ये ध्यान नहीं देना है या फिर वहाँ पर ये गलती नहीं करना है, चूक नहीं होनी चाहिए कि वर्ब के तुरंत बाद आया हुआ कोई भी क्लास हमारा एडवर्ब क्लास होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ऐसी गलती ना होने पाए, ठीक है। अगर वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आया है, पूरे नाउन की तरह से काम कर रहा है, तो वो उस सेंटेंस का नाउन क्लास होगा, ना कि एडवर्ब क्लास, भले ही वर्ब के जस्ट आफ्टर आया हो। देखते हैं किसी सेंटेंस में एज ए कॉम्प्लीमेंट भी वर्क करता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज, ठीक है, मैं आशा करता हूँ, क्या आशा करता हूँ, दैट आई शैल गेट अ प्राइज। अब व्हाट एक्सपेक्ट, कौन सी आशा करते हैं कि मैं प्राइज पाऊंगा या फिर मैं प्राइज प्राप्त करूंगा। एक तो ये चीज़ दैट आई शैल गेट अ प्राइज जो है एक नाउन क्लास है। क्यों है नाउन क्लास, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आया है। वर्ब कौन सी, हमारी एक्सपेक्ट वर्ब जो है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो आसानी से इसको हम लोग पकड़ सकते हैं। और किसके लिए यहाँ पर आया हुआ है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आया है, तो जाहिर सी बात है कोई नाउन और प्रोनाउन जिस तरह से अगर ऑब्जेक्ट बनता है किसी भी वर्ब का, इन द सेम फंक्शन आपका जो है इन द सेम वे हमारा पूरा क्लास फंक्शन कर रहा है, आसानी से पहचान सकते हैं। अगला सेंटेंस हम लोग देख ले रहे हैं, दैट यू हैव कम प्लीजेज मी। अब दैट यू हैव कम प्लीजेज मी मुझे क्या खुश कर देता है, ठीक है, कि आप आए हैं। तो ये चीज़ मतलब आपका आना, ये यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में वर्ब से पहले पूरा जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है, जो कि पूरा क्लास है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के रूप में किसी एक तरह से नाउन का रोल जो है यहाँ पर अदा कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क करने की वजह से नाउन क्लास है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख ले रहे हैं। नाउन क्लास अभी हालांकि डिस्कस हो चुका है। इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो वाट से भी मिल सकता है, इसकी स्टार्टिंग मिल सकती है, दैट है, वाट है, हु है, वेदर है, ठीक है, एंड इफ है, इनसे स्टार्टिंग आपको मिल सकती है। लेकिन कुछ कॉमन हमारा आइडेंटिफिकेशन है, कुछ कॉमन एक यूनिक पहचान है, उसको अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। हालांकि वाट मैंने पहले ही बता दिया, इन कंजक्शंस को देख करके किसी भी क्लास का इजीली जो है तुक्का लगा देना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आगे देखते हैं, दीज क्लासेस कैन ऑक्यूपाई द डिफरेंट पोजीशन विद इन अ सेंटेंस डिपेंडिंग इन देयर फंक्शन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिंपल सी बात है कि अगर वो नाउन क्लास होगा तो या तो वो सब्जेक्ट के रूप में अपना रोल अदा कर रहा होगा, या किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन करके आएगा नाउन की तरह से, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में अपना रोल अदा कर रहा होगा। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक फंक्शन उसका रहता है। अब नाउन क्लास जो है इसका इक्विवेलेंट फ्रेज, किस प्रकार से हम नाउन फ्रेज को नाउन क्लास से हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे दैट आई शैल गेट अ प्राइज, यहाँ पर एक नाउन क्लास अभी मैंने सेंटेंस में हम लोगों ने देखा इस तरह का सेंटेंस जिसमें दैट आई शैल गेट अ प्राइज एक नाउन क्लास के रूप में आया था। लेकिन अगर हम इसके इक्विवेलेंट अगर नाउन फ्रेज का यूज करें तो टू गेट अ प्राइज हमको यहाँ पर जो है यूज करना होगा इसको रिप्लेस करने के लिए, सेम सेंस में और सेम फंक्शन के रूप में हमको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। समरी कुछ देख ले रहे हैं, अलग अलग उन चीज़ों की है, जबकि इसको हम लोग जो है डिस्कस कर ही चुके हैं, डिस्कस में वो चीज़ आ चुकी है, लेकिन फिर भी देख ले रहे हैं जल्दी से। एडवर्ब क्लास जो किसी भी सेंटेंस में वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है, और ये आंसर्स द क्वेश्चन लाइक व्हेन,
ठीक है, व्हेन का आंसर देता है, वेयर है, वाई है, हाउ, अंडर व्हाट कंडीशंस, ठीक, आप समथिंग हैपन। अभी हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में देख ही लिया है। जबकि एडजेक्टिव क्लास किसी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, स्पेसिफिक डिटेल बताता है किसी उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। यूजुअली इंट्रोड्यूस दे आर रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट, नाउन क्लास फंक्शंस एज ए नाउन इन अ सेंटेंस सर्विंग द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इट्स कंप्लीमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने नाउन का फंक्शन, एडजेक्टिव का और एडवर्ब क्लास का फंक्शन भी देखा, इसके कुछ सेंटेंसेस देखे। हमारा टॉपिक यहाँ पर आज फिनिश हो रहा है। इन चीज़ों को हमने स्टडी कर लिया है और आगे अगर इस चीज़ का डिटेल स्टडी करने का मौका मिला, जरूर हम लोग जो है इसको डिटेल से, जहाँ कहीं भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रह जा रही है, फिर अगर कोई कंफ्यूजन रह जा रहा है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो लोग बता सकते हैं, फिर उस पर फिर से डिस्कस कर लिया जाए। ओके, थैंक्स। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। चलते हैं हम लोग अगले Most सेगमेंट की welcome. तरफ। अगला सेगमेंट हमारा है लिटरेचर का। लिटरेचर में जो है हम लोग राइटर्स कवर कर रहे हैं। अभी राइटर में हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोगों ने मिडिल एज के राइटर जोफ्री चौसर को जो है पढ़ा है अभी रिसेंटली। आज जो है हम लोग उसी क्रम में जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी जो कॉमन इंग्लिश के एग्जाम्स हैं टीचिंग जॉब से रिलेटेड, उनमें सब में एक प्रोमिनेंट राइटर पूछे जाते हैं जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। 2021 की परीक्षा देने के बाद 2022 में फॉर्म डाला और जो बुक्स आपके पास नहीं रही, जो डाटा आपके पास नहीं था, उसको अरेंज किया, कोचिंग्स को ज्वाइन किया, अच्छा खासा अमाउंट कोचिंग में दिया और जुट गए पढ़ने के लिए और पढ़ डाला। अनफॉर्चुनेटली जो है डेट्स नहीं आई, गवर्नमेंट की अपनी कुछ पॉलिसीज रहती हैं, इसकी वजह से जो है इसको पंचवर्षीय योजनाएं में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी डेट ना होने की वजह से जनरली जितने भी साथी हैं, विलियम शेक्सपियर ही नहीं, जितनी भी मतलब पॉइंट्स हैं, जितने राइटर हैं, पूरा सिलेबस कई बार जो है रिवाइज कर चुके हैं। लेकिन आज हमारे साथ जब विलियम शेक्सपियर को आप पढ़ेंगे तो जितना नॉलेज आपने विलियम शेक्सपियर पे लिया है अब तक के, चाहे किसी कोचिंग से या सेल्फ स्टडी से या किसी यूट्यूब से चैनल से, मेरा इस चीज का दावा है कि इस पूरे सेगमेंट में जो है विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां आपको मिलेंगी जो आज तक के आपने ना खुद पढ़ा है, ना किसी कोचिंग में मिली है आपको, और ना ही किसी यूट्यूब के चैनल वालों ने आपको दिया है। आप ये जो जानकारियां हैं, जो ये इंफॉर्मेशन है अबाउट विलियम शेक्सपियर, ऐसा नहीं है कि ये ओनली इंफॉर्मेशन है, ये एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है। आप देखिएगा जो आपको एडिशनल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है शेक्सपियर साहब के विषय में, आपको लगेगा कि साहब ये तो इंफॉर्मेशन हमारे लायक है नहीं, ये इंफॉर्मेशन तो हमारे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के लायक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये नॉनसेंस है या जो सुपरफ्लुअस पॉइंट है, और जितना हमने अब तक के पढ़ा है बस पर्याप्त है हमारे एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कि जो है हम चीजें ओवरलोडेड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन दे दे करके, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बट रिवीजन और कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो हम सभी के लिए एग्जाम्स में एक बेनिफिशियल साबित होगी। एम आई ऑडिबल? स्क्रीन साफ दिख रही है सबको? आवाज सर, क्लियर है? सही है सर, इसके लिए सही है सर। चलिए, थैंक यू। आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ने से पहले थोड़ा हिस्ट्री के बैकग्राउंड में चले जाएंगे, थोड़ा बैकग्राउंड जान लेंगे, भूमिका जान लेंगे शेक्सपियर की, तो समझ में चीजें जो है बहुत अच्छे से आएंगी। हिस्ट्री की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे तो अब तक के विलियम शेक्सपियर के पहले का जो काल रहा, जो समय रहा, वो जहां से जो है हम
जानते हैं या जो पीरियड जो टाइम नोन है इंग्लिश लिटरेरी पर्सन्स के लिए वो है 450 से 1066 तक के जो पहला पीरियड माना जाता है जिसे हम द ओल्ड इंग्लिश एज के नाम से जानते हैं। ये एरा जो है 616 ईयर का जनरली जो है माना जाता है, ये पहला एरा है। दूसरा एरा जो आता है 1066 से 1500 तक के मिडिल इंग्लिश एज है, जिसका ड्यूरेशन जो है 434 ईयर्स के करीब में माना जाता है। अभी तक के जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश एज से रिलेटेड कोई लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट या राइटर हमारे इसमें नहीं है। हालांकि हम हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो ओल्ड इंग्लिश को भी पढ़ेंगे, लेकिन हम चूंकि यहाँ राइटर कंसीडर कर रहे हैं तो राइटर में ओल्ड इंग्लिश का कोई है नहीं हमारे में, ज्यादा प्रोमिनेंट। मिडिल इंग्लिश में जोफ्री चौसर हैं जो 1066 से 1500 के बीच में आते हैं, 1339 और 1400 के बीच में उनका लाइफ पीरियड माना जाता है, उसको हम लोगों ने हाल ही में पढ़ लिया है। अब आगे की जो एज आती है वो है थर्ड एज 1500 टू 1660, इसे हम द रेनेसांस एज जो है कहते हैं या अर्ली मॉडर्न एज के नाम से भी इसे हम जो है जानते हैं। अब हमें जो है इस रेनेसा पीरियड के राइटर को पढ़ना है। रेनेसा पीरियड की अगर हम बात करें, जिसे हम अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं, ये 1500 टू 1660 अराउंड 160 ईयर के करीब में माना जाता है, जिसे रेनेसा या फिर रीबर्थ के नाम से जाना जाता है। और जो ये रेनेसा वर्ड है ये भी पूछा जा सकता है आपसे कहाँ से आया, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। इतना ही चीजों को जानते चलें कि ये रेनेसा पीरियड के राइटर हैं कौन, विलियम शेक्सपियर। रेनेसा पीरियड की अगर हम बात करें तो ये जो है 4 सब कैटेगरीज में जो है ये डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पीरियड इलिजाबेथन पीरियड है। और जो विलियम शेक्सपियर साहब हैं वो इलिजाबेथन पीरियड के राइटर जो है या ऑथर जो है माने जाते हैं। इसी रेनेसा पीरियड में जैकोबियन जो इंटरगनम और मिल्टन का एज आता है, कैरोलिन रेस्टोरेशन आता है, प्यूरिटन इंटरगनम, ये सारी चीजें जो है इसी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर साहब को, जो कि इलिजाबेथन एज से आते हैं। इलिजाबेथन एज कब से कब तक मानी जाती है, 1558 1558 टू 1603 तक के एज मानी जाती है। हालांकि जो है जो विलियम शेक्सपियर साहब के जो वर्क हैं, कई वर्क ऐसे हैं जो जैकोबियन में आते हैं, कई फेमस वर्क हैं, लेकिन राइटर जो है ये इलिजाबेथन पीरियड के ही माने जाते हैं। अब हम इलिजाबेथन की अगर हम बात करें तो इलिजाबेथन पीरियड 1558 टू 1603 तक के ये लगभग 45 ईयर का पीरियड माना जाता है। और इसी पीरियड में जो है विलियम शेक्सपियर साहब की जो है लिटरेचर जो है फ्लोरिश होता है, बढ़ता फलता फूलता है। विलियम शेक्सपियर के टाइम पर या इलिजाबेथन एज के जो प्रोमिनेंट राइटर हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरी राइटर या उनके टाइम के राइटर, उनमें जो है कई यूनिवर्सिटी विट्स हैं, मार्लो हैं, शेक्सपियर सिडनी है, स्पेंसर है, रिलेट है, बैकन है और जॉनसन है। ये जो है इनके टाइम के मतलब इलिजाबेथन पीरियड के ऑथर हैं, मतलब ये विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरी कंसीडर किए जाते हैं। रूलर की अगर हम बात करें तो शेक्सपियर के टाइम पर जो है क्वीन एलिजाबेथ और जेम्स का जो है अच्छा खासा जो है प्रभाव माना जाता है। उनका जो है पार्टूनज के रूप में भी जेम्स को माना जाता है। अब हम चलते हैं विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी पर। अभी तक के इतनी चीजें थी, विलियम शेक्सपियर के पहले की चीजें जानना जरूरी है कि आखिर विलियम शेक्सपियर का बैकग्राउंड आता कहाँ से, किस लिटरेरी एज से आता है, कौन से उस समय किंग थे और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, ये बाद में हम लोग कंसीडर कर लेंगे। बायोग्राफिकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564 इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवान। हम सब लोग जानते हैं कि स्टैटफोर्ड अपान अवान है, इसको लेकर के भी कभी कभी आयोग में क्वेश्चन बनता है तो मिसगाइड हो जाते हैं लोग। और जो इनका जन्म माना जाता है अप्रैल 23 यस्टी जॉर्ज डे के करीब में माना जाता है। असल में जो इनका बैप्टाइज हुए थे 26 अप्रैल को हुए थे
और उसके 3 डेज पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है कंसीडर की जाती है। हालांकि आज तक के कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसमें इनकी ओरिजिनल डेट कहीं पर मेंशन हो, लेकिन माना जाता है कि बैप्टाइजेशन जो है आफ्टर बर्थ 3 डेज होता है। तो इस हिसाब से जो है 26 के हिसाब से 23 अप्रैल को मान लिया जाता है। और ये भी पूछा सकता है कि किस डे के दिन जो है इनका जन्म हुआ था, तो जॉर्ज डे। इनकी डेथ जो है सेम डेट में कंसीडर की जाती है 1616 में। तो ये चीज 2 फैक्ट इनके लिए बड़े ही कोइंसिडेंटली रहे कि इनकी जन्म डेट और जो इनकी मृत्यु तारीख दोनों एक ही मानी जाती हैं, जबकि इसका कोई सर्टेन एविडेंस नहीं है। फिर भी जो है कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं वो मानती हैं, तो हमें भी उन्हीं को लेके आगे चलना पड़ेगा। इनके फादर जॉन शेक्सपियर थे, वाज ए Glover, public servant with a social ambition as suggested by his marriage to Mary Eden, मतलब मामा मैरी अर्डन थी। द डॉटर ऑफ वेल टू डू फार्मर, बहुत ही अच्छे खासे परिवार से ये आती थी। जॉन शेक्सपियर लाइकली इनरोल्ड हिज सन इन द किंग्स न्यू स्कूल स्टार्टफोर्ड अवान एट द एज ऑफ 7। स्टार्टफोर्ड वहाँ का एक कस्बा या शहर टाइप का छोटा सा माना जाता है, और 7 ईयर की एज में जो है माना जाता है कि किंग्स के स्कूल में जो है इनका दाखिला इनके पापा ने कराया था। शेक्सपियर्स स्कूलिंग लाइकली इंडेड अराउंड एज 15, लगभग 15 साल की एज में जो है इनके जो स्कूलिंग थी वो खत्म हो गई। बेन जॉनसन कहते हैं हिमसेल्फ अ competent scholar affirmed that Shakespeare knew small Latin and less Greek। ये पूछा भी जाता है कि किसने ये कहा, तो ये चीज ध्यान रखी जानी चाहिए। बेन जॉनसन और स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक ये बोला शेक्सपियर के विषय में। When his father found himself in financial strait and required his eldest son's help in the family globe making business, जब परिवार की स्थितियां ठीक नहीं थी तो इनको ग्लोब मेकिंग बिजनेस में भी इनको इन्वॉल्व कर लिया। बाद में जो है शेक्सपियर में हैव सर्व्ड एज द स्कूल मास्टर के रूप में भी जो है इन्होंने काम किया है। अराउंड 58 के करीब में जो है ये माना जाता है। और किसके यहाँ किया काम, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है। स्कूल मास्टर फॉर वेल्दी जेंटलमैन अलेक्जेंडर हॉक्टन के यहाँ जो है इन्होंने एज ए स्कूल मास्टर के रूप में काम किया। ऑन 1 दिसंबर 1582 अकॉर्डिंग टू अ बॉन्ड डेटेड नवंबर 28, 1582 के अकॉर्डिंग शेक्सपियर मैरिड एन हैथवे। इनकी डेट जो है सर्टेन नहीं है, लेकिन एक बॉन्ड मिलता है नवंबर 28, 1582 का, उसके हिसाब से माना जाता है कि 1582 में इन्होंने शादी किया। लेकिन एक डेट जो है इनकी 1 दिसंबर भी मानी जाती है, कहीं कहीं पर लिखा मिलता है, इसलिए दोनों जो है डेट्स यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है। ऑथेंटिकेशन जो है बहुत ज्यादा इन डेट्स का नहीं मिल पाया, और जो भी ऑथेंटिकेशन यहाँ पर है तो हम इसमें मेंशन कर दिए हैं कि किस बुक का सोर्स हमने लिया है, ऑक्सफोर्ड का लिया है कि अल्बर्ट का लिया है कि लॉन्ग का लिया है। यदि मिली है वो डेट्स तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आगे नोट्स में आप देखने को पाएंगे। द डॉटर ऑफ फैमिली फ्रेंड हु लिव्ड इन नियर बाई विलेज सॉटरी, विलेज में पास के रहती थी और उनसे इनकी शादी होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब विलियम शेक्सपियर की शादी हुई तो ये 18 साल के थे और एन हैथवे जो है 26 ईयर की उस समय थी। It is highly probably that the couple were rushed into married because Anne was pregnant। जल्दबाजी में शादी करना पड़ा क्योंकि माना जाता है कि एन जो है उस समय प्रेग्नेंट थी। The speculations appear to be confirmed by baptismal record their first child Susanna, who was born just 6 months after their wedding। उनकी शादी के मात्र 6 महीने के बाद ही जो है सुजाना का जन्म होता है। 3 years later एन गेव बर्थ टू द ट्विंस। ये भी पूछ लिया जाता है हेमनेट एंड जूडिथ को जो है उन्होंने जन्म दिया।
जबकि हेमनेट की जो डेथ है 1596 में हो जाती है। ये भी एक पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है। इन 1584 अल्बर्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने सोर्स भी दे रखा है, 1587 विलियम जे लॉन्ग के अकॉर्डिंग शेक्सपियर लेफ्ट हिज नेटिव टाउन, शेक्सपियर ने अपना गांव छोड़ दिया। व्हाई ही डिड सो इज नॉट नोन, क्यों छोड़ा बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो उनके क्रिटिक्स हैं, जो विटनेस थे, आई विटनेस, उनका मानना, उनके अकॉर्डिंग जो क्रिटिक्स लिखते हैं कि उनके विचारों के मुताबिक द मोस्ट पॉपुलर एक्सप्लेनेशन विच अपीयर्ड आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद निकल के सामने आया ये, that he was convicted of deer poaching on the state of local magistrate। जो उस समय के जो उनके पास में एक बहुत बड़ा फार्म था, एक बहुत रईस व्यक्ति थे थॉमस लूसी, उनके यहाँ जो है डियर पोचिंग के आरोप में जो है इनको कन्विक्ट कर दिया गया था, और उसके डर से जो है माना जाता है कि ये जो है अपना नेटिव लैंड छोड़ के चले गए थे एट चार्लोट कोर्ट, जो कि एक प्लेस वहाँ का कंट्री साइड माना जाता है। दैट ही फ्लेड एस्केप टू कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम स्वरूप जो है वो वहां से चले गए। देन अंटिल 1592, 1592 तक, व्हेन ही, मेरी स्क्रीन क्लियर है, आवाज सही आ रही सबको? जी सर, आवाज भी सही है सर, स्क्रीन भी सही आ रही है आपकी सर। थैंक यू। जी 1592 व्हेन ही रीअपियर एज ए राइजिंग एक्टर, 1592 तक के बिल्कुल गुमनामी जिंदगी रही। इसे इस बीच में 84 या 82 के बीच और 92 के बीच का जो टाइम है, इसे गैप पीरियड भी कहा जाता है। स्कॉलर यूज द फ्रेज लॉस्ट ईयर, स्कॉलर जो है इस फ्रेज को लॉस्ट ईयर मानते हैं। देखो 92 में जो है ये एज ए एक्टर राइज हुए, लंदन थिएटर में जो है माना गया कि ये जो है एज ए एक्टर लोगों के सामने प्रेजेंट हुए हैं। इट इज सेड दैट शेक्सपियर रिटर्न टू स्ट्रैटफोर्ड अराउंड 1611 इंडिकेट्स द रिकॉन्सिलिएशन विथ हिज लॉन्ग नेग्लेक्टेड वाइफ। 1611 में वापस होते हैं काफी समय के बाद रिकॉन्सिलिएशन के पर्पज से, लेकिन इसके बीच में भी कुछ और घटनाएं होती हैं। 1592 रॉबर्ट ग्रीन जो है एक पैम्फलेट लिखते हैं, उसमें जो है इनको हाईलाइट कर देते हैं, तभी से जो है ये लोगों की नजरों में आना चालू हो जाते हैं। ग्रोथ्स ऑफ फिट्स एक पैम्फलेट का नाम होता है, जिसमें ये इनके लिए फ्रेज यूज कर देते हैं, एंड अप स्टार्ट ग्रो, जोहन्स फैक्टम, जोहन्स फैक्टोमेंस, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ये कुछ वर्ड हैं। सैक्सीन, ये भी एक वर्ड जो है इनका लिए यूज कर देते हैं, एक प्रकार से इनको क्रिटिसाइज कर देते हैं, सीवियर क्रिटिसिज्म कर देते हैं इस पंफलेट में। और चूंकि रॉबर्ट ग्रीन जो है उस समय जो है काफी फेमस थे, तो उनके द्वारा कही गई हर बात जो है पब्लिकली जो है बहुत अच्छे से कंसीडर की जाती थी, और तभी से विलियम शेक्सपियर को जाना जाने लगा कि ये शेक्सपियर नाम की भी चीज कोई दुनिया में है। आज भी आप लोग देखते हैं कि अगर कोई बहुत ही फेमस व्यक्ति किसी का नाम ले ले, या किसी के यहाँ चाय पी ले जा करके, किसी के ठेले पे खड़ा हो जाए, तो फिर वो व्यक्ति हाईलाइट हो जाता है, वो व्यक्ति जो है पूरी दुनिया में हीरो की तरह माना जाने लगता है। इन 1595 his name appears on the payroll of लॉर्ड चैम्बरलिन्स कंपनी, लॉर्ड चैम्बरलिन्स कंपनी के में पैरोल जो बनता है उसमें पहली बार इनका नाम जो है देखा गया। और इन्हीं के टाइम पर जो है 1603 में जो है सॉर्डिक डिस्ट्रिक्ट में जो है प्लेग आता है, और वहां पर जी चीजें जो है इनको फेस करनी पड़ती हैं। ही वर्क इन ग्लोब थिएटर एंड फाइनली आफ्टर 68 इन ब्लैक फ्रेयर्स। तो ये दो थिएटर भी इनके लाइफ से जुड़े रहे हैं, तो इसमें जो है शेयरिंग रहती है इनकी, तो ये थिएटर भी पूछ लिए जाते हैं। अबाउट 1610-11 शेक्सपियर लेफ्ट लंदन। अब इसका जो है 10 भी आपको मिल सकता है कि लंदन कब छोड़ा उन्होंने, एक तो अपना नेटिव लैंड कब छोड़ा, दूसरा लंदन कब छोड़ा, तो 10 भी मिल जाएगा और 11 भी मिल जाएगा। स्टैटफोर्ड के लिए वेयर ही स्टेड एट न्यू प्लेस, वहां पर जो है उन्हें न्यू प्लेस, न्यू पैलेस करके दे देता है, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो न्यू प्लेस ही है। उनके हाउस का नाम है
bought in 1597। ये भी पूछ रहा था कि किस ईयर जो है उन्होंने अपना घर खरीदा था। ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हेनरी एर्थ इन 1613। 1613 में 1613 में जो है ग्लोब थिएटर जिसमें काम करते थे वो जल जाता है, उसमें आग लग जाती है और उस समय हेनरी एर्थ प्ले जो है परफॉर्म किया जा रहा होता है। शेक्सपियर डाइड ऑन द प्रोबेबली एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ अप्रैल 23 1660। लगभग माना जाता है कि जिस जन्म जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है उसी डेट में जो इनकी डेथ हो जाती है। ये कि डॉगरल है एक आयरनी के रूप में जो है उन्होंने लिख दिया था कि हमारी टुम्ब पे लिख दिया जाए, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर बियर्स टू डिग डस्ट इनक्लोजर हेयर। उन सभी दोस्तों को ईश्वर की कृपा हो जिन लोगों ने हमारे को यहाँ पर स्थापित किया है, जो इस डस्ट को एकत्रित किया है। बी ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दीज स्टोन्स। और जो इस तरह के पत्थर जो रखे हैं उनके लिए आशीर्वाद है। एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। और उनके लिए अभिशाप है जो इन हमारी जो हड्डियों को बोन्स को है यहाँ से दूसरी जगहों पर ले जाएं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो जानरा है इसका ये क्या है, तो जानरा है जो है एज ए डॉगरल कंसीडर किया जाता है। तो ये तो रही आज जो है हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को बहुत ही शार्ट समरी के रूप में पढ़े हैं और इसमें से कुछ हो सकता है नई चीजें आपको मिले। जो सबसे मजेदार चीजें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मिलने वाली हैं अब, जो कि हम यहाँ से कवर करेंगे। कुछ एग्जाम ओरिएंटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो रिलेटेड बायोग्राफी हैं, रिलेटेड इनके वर्क्स हैं, कौन से सोनेट किसको किया, जो मैरी फिटेन है उनके कितने नाम हैं, किस किस नाम से जाना जाता है, जो 127 सोनेट है, 126 से 52 है, 52 से 54 है, ये किसको किसको डेडिकेट किया सोनेट्स, कौन कौन से एडिशनल पॉइंट्स इसमें बनते हैं, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे कल के सेशन में। आज के सेशन में हम बायोग्राफी तक के यहीं पर विलियम शेक्सपियर साहब को पढ़ेंगे। नेक्स्ट या जो रेस्ट पार्ट है हमारा वो कल के सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। किसी को किसी भी पॉइंट पर किसी भी डेट में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बाकी सेशन को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं कल एज यूजुअल। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. गुड नाइट सर।